गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईयर फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। इसके अंदर आपका चल रहा था पठन के घटक, और पठन के घटक में जो आपका टॉपिक था वो ये था सुवाचन। अब सुवाचन में क्या है कि सुवाचन एक अधिगम अनुभव के रूप में, तो ये माना जाता है कि जब हम सुवाचन का प्रयोग एक अधिगम अनुभव के रूप में करते हैं तो सुवाचन से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हम करवाते हैं उसमें हमें विशेष प्रकार की सावधानियां और रणनीतियां अपनानी चाहिए। उसके माध्यम से ही हम सुवाचन को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि सुवाचन के माध्यम से बच्चों में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि जब वो कविताओं का ग्रहण करते हैं, कविताएं गद्यांशों का भाव ग्रहण करते हैं तो वो उसके प्रति क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है कि इसके अंदर बच्चों को एक तरह से विभिन्न प्रकार के शब्दों का ज्ञान भी होता है, भंडार होता है, एक तरह से एक अच्छी प्रक्रिया को अपनाने के साथ। तो एक ये माना जाता है कि जब हम सुवाचन करवाते हैं तो शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों क्षेत्रों में क्या माना जाता है, एक तरह से जो पढ़ाने का जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है अपने आप ही। क्योंकि आप देखते हो कि जब हम अच्छे से किसी को रीड करते हैं या बच्चों को हम सुवाचन प्रक्रिया जब बताते हैं तो बच्चों के अंदर शैक्षिक और अशैक्षिक रूप से विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं। तो अब सुवाचन के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, सुवाचन से पहले की, सुवाचन के समय की और सुवाचन के बाद की, तो इसके अंदर क्या क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले आता है, जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो ये आता है, सुवाचन को अधिगम का सकारात्मक प्रभावशाली एवं उपयोगी साधन बनाने के लिए निम्नलिखित सोपान संपन्न किए जाते हैं। सुवाचन को अधिगम का सकारात्मक प्रभावशाली एवं उपयोगी साधन बनाने के लिए कौन कौन से सोपान संपन्न किए जाते हैं। पहले आता है सुनने से पूर्व के क्रियाकलाप। से पूर्व के क्रियाकलाप। इसके अंदर सुवाचन से सुनने से पूर्व के क्रियाकलाप में आता है कि जब हम सुवाचन प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हम विभिन्न प्रकार की सुवाचन से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां होती है उस पर विचार करते हैं। तो इसका जो मोटिव होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चों को सुवाचन के प्रति क्या करना, एक मोटिवेशन देना, प्रेरणा प्रदान करना। जिससे क्या होगा, क्योंकि जब बच्चे अपने किसी चीज़ को पढ़ रहे, सुन रहे, उस चीज़ को सुनने के साथ जब वो वाचन कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि हमें जो भी पढ़ना है, जो हम सुन रहे हैं, एक अच्छी तरीके से हमें उस चीज़ को पढ़ना चाहिए या अच्छी तरह से किसी चीज़ को पढ़ना आना चाहिए। वो क्या आता है, एक तरह से सुवाचन में आता है। तो ये माना जाता है कि जब बच्चे किसी भी क्रिया को सुन रहे हैं, ठीक है, सुवाचन करने से पूर्व बच्चों के अंदर उनसे रिलेटेड गतिविधियों पर विचार किया जाना चाहिए। विचार करने के बाद उन्हें प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या होता है, प्रेरणा प्रदान करना। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसके लिए छात्रों को विविध प्रकार की समान तुक वाले
समान तुक वाले शब्द प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले, अब सुनने से पहले मतलब बच्चों को सुनाने से पहले जो हम अगर प्रक्रिया अपना रहे हैं तो उसके अंदर पहले नंबर पे आती है कि विविध प्रकार की समान तुक वाले शब्द प्रदान किए जा सकते हैं। समान तुक वाले मतलब उन्हें बताया जा सकता है, जैसे दादा, नाना, पापा, दादा। ठीक है, इसी तरह बना सकते हैं दाना, खाना। ठीक है, इसी प्रकार आता है खड़ा, पड़ा। ये एग्जाम्पल्स है इसके। ठीक है, इस तरह समान तुक वाले शब्दों का ज्ञान सबसे पहले कराया जाता है, जिसके माध्यम से जब बच्चा पढ़ता है तो उसे वो चीज़ इजी वे में समझ में आती है। अब सेकंड नंबर आता है इसके अंदर इसके अंदर आता है और क्या करा जाता है, इसी प्रकार विलोम शब्दों को भी दिया जाता है। मतलब विलोम शब्दों का ज्ञान करवाया, विपरीत शब्दों का एक तरह से ज्ञान करवाया जाता है, जैसे दिन, रात। ठीक है, दुष्ट, सज्जन। ठीक है, इसी के प्रकार अमीर, गरीब, इन सभी का क्या करवाया जा सकता है, ज्ञान प्रदान करवाया जा सकता है, जैसे कायर, वीर। ठीक है, अब इन्हीं के माध्यम से समान तुक वाले शब्द और विलोम शब्द के माध्यम से क्या होता है, बच्चे सुवाचन के प्रति क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं और सुवाचन में आने वाली सभी कठिनाइयों का, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और इस तरह बच्चों को एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं सुवाचन के लिए। तो पहला नंबर का क्या था, सुनने से पूर्व के क्रियाकलापों में ये सभी चीजें शामिल थी। अब सेकेंड नंबर आता है सुनने के समय के क्रियाकलाप। सुनने के समय के क्रियाकलाप, इसके अंदर जब बच्चे किसी चीज को सुन रहे हैं, विषय वस्तु को सुन रहे हैं, तो उस समय कौन कौन सी गतिविधियां अपनानी चाहिए सुवाचन के प्रति, उस पर विचार किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां आती है, इस प्रकार के प्रशिक्षु को छात्रों के लिए निर्देशन प्रदान करने चाहिए। निर्देशन प्रदान करनी चाहिए। पहला आता है इसके अंदर, वाचन में जो भी विशेष तथ्य छात्रों को अच्छे लगे, उन्हें वे ध्यान से सुने। सेकेंड नंबर आता है इसके अंदर, किसी परिवर्तित शब्द को खोजने का प्रयास करना चाहिए।
चाहिए। तीसरा आता है इसके अंदर कविता में नवीन शब्दों, कविता में नवीन शब्दों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। कविता से, कविता के भाव से, कविता के भाव से संबंधित चित्र की अवधारणा को समझना, चित्र की अवधारणा को समझना। देखो, सुनने के समय के क्रियाकलाप में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार, इसमें क्या होता है बच्चों को ज्ञान का भंडार होता है बहुत सारा, और इसमें क्या होता है कि बच्चे उससे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब ट्रेनर्स को जब गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वाचन में जो भी विशेष तथ्य छात्रों को अच्छे लगे उन्हें वे ध्यान से सुने। कई चीज़ें होती है, कई वर्ड मीनिंग्स होते हैं जो अपन ने कभी ना सुने होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको ध्यान से पूर्वक सुनने की कोशिश करते हैं और उस पर फोकस करते हैं। किसी परिवर्तित शब्द को खोजने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है एक शब्द के 3-4 मीनिंग्स निकल के आते हैं, तो नए शब्द की इससे अच्छा और कौन सा शब्द हो सकता है उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए। ये सब क्या है, जब बच्चे सुन रहे हैं, जब बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, या बच्चे सामने टीचर जो ट्रेनर है उसकी विषय वस्तु को सुन रहे हैं, तो उस कंटेंट को जब बच्चे सुनते हैं तो बच्चों को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तब क्या होगा, सुवाचन की प्रक्रिया क्या मानी जाएगी, प्रभावशाली मानी जाएगी। इसी तरह कविता में जो नए नए शब्द आते हैं उन्हें पहचानने का प्रयास करना चाहिए, और कविता के भाव से संबंधित चित्र की अवधारणा को, जैसे एक चित्र है और उससे रिलेटेड कविता है तो वो क्या बोल रहा है उसको समझने का भी बच्चों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारी जो गतिविधियां है वो बच्चों के अंदर एक प्रभावशाली सुवाचन को क्या करती है, जन्म देती है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है 3rd नंबर, सुनने के बाद के क्रियाकलाप। सुनने के बाद के क्रियाकलाप। अब सुनने के बाद के, सुनने से पहले बच्चों ने उसके बारे में बच्चों को मोटिवेट कर लिया, सुनने के समय बच्चों को नए नए शब्दों का बहुत सारा ज्ञान हो गया। अब सुनने के बाद क्या होता है, तो सुवाचन के बाद के, सुवाचन के बाद के क्रियाकलापों के माध्यम से जो अधिगम सृजित किए जाते हैं, नंबर 1 पहला आता है, छात्रों को निर्देशित किया जाए, छात्रों को सुवाचन से संबंधित त्रुटियों को खोजने का निर्देश देना। दूसरा आता है इसके अंदर, छात्रों के सुवाचन से संबंधित छात्रों के सुवाचन से संबंधित विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने का अध्ययन किया जाए। तथा उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना। इसके अंदर कुछ नहीं होता, सुवाचन को जो लास्ट मोमेंट होता है उस पर फोकस किया जाता है कि छात्रों को सुवाचन के संबंध में बच्चों को ये निर्देशन प्रदान किया जाए कि जब हमने सुवाचन किया तो आपको क्या क्या परेशानियां आई। दूसरा, उससे रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्नों को पूछना चाहिए कि इसका भाव क्या है, इसके अंदर कौन सा शब्द लगा है, इसके अंदर इसके सिक्वेंसी कौन सा समान के वाला शब्द है। तो उससे रिलेटेड जब बच्चों से पूछेंगे तो एक तरह से माना जाएगा कि सुवाचन जो शैक्षिक और अशैक्षिक स्तर पर अधिगम अनुभव बच्चों को विभिन्न रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये क्या माना गया है, सुवाचन एक अधिगम अनुभव के रूप में 3 प्रक्रिया थी, सुनने से पहले, सुनने से के समय और सुनने के बाद। तो ये था आपका सुवाचन। अब आपका आता है गृह कार्य आज का। सुवाचन का अधिगम अनुभव के रूप में स्पष्ट कीजिए। सुवाचन को अधिगम अनुभव के रूप में स्पष्ट कीजिए। घर पे ये सुरक्षित रहिए। थैंक यू।